नमस्कार मित्रों, विज्ञात की कलम YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पुनः वंदन अभिनंदन के पश्चात आज का विषय प्रारंभ करने से पूर्व आपका आत्मीय आभार प्रकट करता हूं कि आपने पूर्व कक्षा में मुझे न केवल ध्यान से सुना अपितु कमेंट में प्रश्नों के उत्तर इतने अच्छे तरीके से दिए कि मुझे ऊर्जा से भरपूर कर दिया। आज की कक्षा का विषय जिसकी पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी आप सभी के समक्ष, उसे आप सभी अच्छे से समझ गए हैं। जी हाँ, हाइकू के 17 नियम। आज का विषय है हाइकू के 17 नियम। तो आइए जानते हैं हाइकू के वो 17 नियम कौन कौन से हैं जिनकी अनुपालना करने से एक साधारण सी रचना उत्तमोत्तम हाइकू के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप सब ने पिछली कक्षा में हाइकू सृजन की मूलभूत जानकारी समझी कि हाइकू की शुरुआत कैसे करनी है। आप सब ने ढांचे को तैयार करना सीख लिया। तो अब आवश्यकता है कि हाइकू की अन्य बारीकियों को भी अच्छे से समझ लिया जाए। हाइकू के 17 नियम क्या है, उन्हें उदाहरण के माध्यम से यहां स्पष्टता से समझते हुए बढ़ते हैं एक उत्तम रचना की ओर। आज की इस कक्षा में हाइकू विधा के नियमों को स्पष्ट करके दे रहा हूं ताकि आपके द्वारा लिखी जा रही हाइकू विधा के लेखन में स्वर्णिम निखार आ सके। आप सबको भली भांति ज्ञात होगा कि किसी भी सृजन की श्रेष्ठता में एक विशेष अनुशासन का विद्यमान होना अत्यंत आवश्यक है। तो हाइकू में भी ठीक उसी प्रकार से श्रेष्ठता, उसकी विशिष्टता विद्यमान है जो अन्य रचनाओं से उसे पृथक करती है। और इस विशेषता को पहचानने की जो विधि है वो क्या है, यही प्रश्न अब बनकर आ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, वह है हाइकू के नियम जो हिंदी भाषा के सृजन में इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। तो समझते हैं हाइकू के नियम। प्रथम नियम संभालिए। प्रथम नियम क्या दिशा निर्देश देता है जिसकी अनुपालना से हमारी रचना उत्तमता को प्राप्त करती है। प्रथम नियम कहता है हम जो दृश्य या अनुभव लिख रहे हैं उसके 2 हिस्से होने चाहिए, उसे 2 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा प्रथम 5 वर्ण में हो सकता है और दूसरा हिस्सा अंतिम 12 वर्ण में हो सकता है। ठीक इसके विपरीत भी हिस्से बनाए जा सकते हैं। प्रथम हिस्सा प्रथम 12 वर्ण में और द्वितीय हिस्सा अंतिम 5 वर्ण में। तो इस प्रकार से ये 2 हिस्से बनाने आवश्यक हैं और 2 ही तरह से बनाए जा सकते हैं। मैं दोनों ही उदाहरण दे रहा हूं, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए जिससे आपको सरलता रहेगी इस बात को समझने में कि हम अपने रचना के 2 हिस्से कैसे बना सकते हैं। उदाहरण, ओस की बूंद गुलाब पंखुड़ी पे डैश 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 योजक चिन्ह या कट मार्क। तो यह हो गया प्रथम हिस्सा और प्रथम बिंब, और दूसरा हिस्सा द्वितीय बिंब भोरे गुंजन, मात्र 5 वर्ण। इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। प्रथम हिस्सा 5 वर्ण भोरे गुंजन, द्वितीय हिस्सा भोरे गुंजन के पश्चात डैश 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 योजक चिन्ह या कट मार्क चिन्ह। गुलाब पंखुड़ी पे ओस की बूंद, यह हो गए हमारे दोनों तरह के दोनों प्रारूप, 5-12 और 12-5 में भी। इस प्रकार से ही होने चाहिए 2 हिस्से आपकी रचना में। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरे नियम के क्या दिशा निर्देश हैं जिसकी अनुपालना करने से हमारी रचना उत्तमता को प्राप्त करती है। दूसरा नियम हमें कह रहा है कि 2 बिंब, इन दोनों में से किसी भी एक बिंब को प्राकृतिक लेना अनिवार्य है। 2 बिंब हम लेते हैं अपनी रचना में, इस रचना में दोनों बिंब में से किसी एक बिंब का प्राकृतिक होना अनिवार्य है। उदाहरण देखें इसका, जैसे निकले बच्चे
विद्यालय प्रांगण डैश 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 योजक चिन्ह या कटमार्क। द्वितीय बिंब देखें कनेर पुष्प प्राकृतिक बिंब। इस रचना में प्रथम बिंब अप्राकृतिक है, इसलिए उससे संबंधित गहन संबंध है। उससे संबंधित दूसरा बिंब कनेर पुष्प को लिया गया है, जो कि पूर्णतया प्राकृतिक बिंब है। यह अनिवार्य तत्व है, इसे सदैव कंठस्थ रखें। प्राकृतिक बिंब के बिना हाइकु की संरचना असंभव है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम हमें क्या दिशा निर्देश दे रहा है, इसे समझते हैं। जो रचना में हम दो बिंब ले रहे हैं, प्रथम अर्थात 5 के हिस्से का बिंब विषय और द्वितीय 12 के हिस्से वाला बिंब, उसमें वर्णन हो सकता है। इसे कहते हैं विषय और वर्णन संभव हैं, होने चाहिए, हो सकते हैं। अब इसको समझ लेने के लिए सरलता से यहां मैं आदरणीय नरेश कुमार जगत प्रज्ञ साहब की एक कृति ले रहा हूं। हरेली पर्व। हरेली पर्व प्रथम बिंब डैश 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 योजक चिन्ह या कटमार्क। कछार में महकी जड़ों की काढ़ा। तो इस प्रकार से यह बना हमारा दूसरा बिंब। अब इस रचना में दोनों बिंब के मध्य आपने जो अंतर समझना है वो यही है कि यहां पर प्रथम बिंब है वो विषय है हरेली पर्व, और द्वितीय बिंब है जो वो कछार में महकी जड़ों की काढ़ा, ये उस विषय का वर्णन है। इस प्रकार से पर्व और उस विषय का वर्णन किया गया है। यही पर्व की विशेषता को दिखाने का प्रयास किया गया है, ये दूसरे बिंब में दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने विषय और वर्णन के दो बिंब बनाकर हाइकु निर्मित कर सकते हैं। चतुर्थ नियम क्या कहता है? दोनों बिंब एक दूसरे के विरोधाभासी भी निर्मित किए जा सकते हैं। अर्थात प्रथम बिंब और द्वितीय बिंब, इन दोनों में विरोधाभास संभव है। प्रथम बिंब और द्वितीय बिंब में विरोधाभास कैसे? उदाहरण देखिए, सूखी नदियां। सूखी नदियां प्रथम बिंब डैश 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 कटमार्क या योजक चिन्ह 5 बालक ठेले कागजी नाव, यह है द्वितीय बिंब। एक तरफ नदी सूखी है और दूसरी तरफ दूसरे बिंब में 5 बालक भरी नदी की तरह नाव को धकेलते हुए दिखाने का बिंब लिया गया है। ठीक इसी तरह आदरणीय नीतू ठाकुर विदुषी जी की एक कृति देखते हैं। मधु यामिनी। प्रथम बिंब डैश 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 कटमार्क या योजक चिन्ह। दुल्हन के हाथ में तलाकनामा। इस कृति की सुंदरता विरोधाभास है। कैसे? एक तरफ तो युगल के रिश्ते का नवजीवन प्रारंभ होने वाला है, ऐसा बिंब प्रथम बिंब है, और दूसरा बिंब इसमें ठीक इसके विपरीत दुल्हन के हाथ में तलाकनामा दर्शाया गया है, जो पूर्णतया विरोधाभास बनकर प्रारंभ से अंत तक रचना को विरोधाभास दिखा रहा है। प्रारंभ के क्षण को ही अंतिम क्षण बना रहा है, यह विरोधाभास है। अतः यहां विपरीत और असंभव तत्वों का बोध हो, वहां विरोधाभासी बिंब निर्मित होते हैं। पांचवा नियम हमें क्या कहता है, क्या दिशा निर्देश दे रहा है, यह भी सुनिए। हमारे दोनों बिंब के मध्य आपस में संबंध गहन हो। संबंध गहन होना अनिवार्य है, प्रथम बिंब का और द्वितीय बिंब का।
दोनों भटके हुए न हों, भटकाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही ये बात भी ध्यान रखें कि वो तुलनात्मक नहीं होने चाहिए। उदाहरण देखें, अमर बेल वृखभ जोड़ा बंधे आंगन मेघ। यहां आप सबको ज्ञात है कि पालतू बैल की जीविका कृषक पर ही निर्भर होती है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अमर बेल किसी शाख पर निहित होती है, इस तरह से स्पष्ट होता है कि इस कृति में तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जो हाइकू नहीं है। छठा नियम, इसके अनुसार हमारी रचना के दोनों बिंब में किसी भी प्रकार का मानवीकरण और काल्पनिक दृश्य दिखाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मानवीकरण और काल्पनिक, इस विषय पर पूर्व की कक्षा में भी चर्चा की गई है, यहां पुनः बता रहा हूं। साथ में एक बात और कंठस्थ रखिएगा कि अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी हाइकू में वर्जित है। सातवां नियम हमें कहता है कि जो हम अपनी रचना में लिख रहे हैं वह प्रत्यक्ष देखे गए या महसूस किए गए बिंब ही होने चाहिए। इसलिए हमारे बिंब वर्तमान काल पर ही निर्भर होने चाहिए। पूर्व कक्षा में भी यह चर्चा है। भूत और भविष्य काल की रचना हाइकू नहीं हो सकती। आठवां नियम हमें क्या कह रहा है? आठवां नियम हमें कह रहा है कि हम अपनी रचना में जो लिख रहे हैं वह एक पल की क्रिया में पूर्ण होने वाला क्षण हो, या सुस्पष्ट स्थिर बिंब, ठोस बिंब, फोटो क्लिक करने में, फोटो खींचने में, फोटो बनाने में जितना समय लगता है कैमरे से, उतने ही समय की अनुकृति होनी चाहिए। बिंब के मध्य में, बिंब जो हम स्थापित कर रहे हैं उस बिंब में। देखिए इसका एक उदाहरण कैसे हो सकता है। कानन पथ जुगनुओं की आभा, कानन पथ प्रथम बिंब है, डैश 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 योजक चिन्ह या कट मार्क, जुगनुओं की आभा झाड़ी के रूप में। इस कृति के दोनों ही बिंब में स्थिर फोटो क्लिक बिंब का प्रयोग किया गया है। यह एक प्रयोग हुआ है। अब दूसरा प्रयोग एक पल की अनुकृति पर बात करते हैं। आदरणीय नीतू ठाकुर विदुषी जी की एक कृति है, बिजली गुल कटोरी में घूमते मक्के के दाने, कटोरी में घूमते मक्के के दाने। इस कृति के प्रथम बिंब में सटीक एक पल की क्रिया को बिंब स्वरूप रखा गया है। स्पष्ट है कि पलक झपकते कोई क्रिया पूर्ण हो, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग हाइकू में कर सकते हैं। वैसे तो एक पल 24 सेकंड का होता है, तो 1 सेकंड से लेकर 24 सेकंड तक पूर्ण होने वाली क्रियाओं को बिंब के रूप में लिया जा सकता है। यह सदैव कंठस्थ रखें, परंतु इसमें कंठस्थ इतना अवश्य रखें कि इतनी लंबी क्रियाओं का बिंब हाइकू में मान्य नहीं होता। 24 सेकंड में एक पल कहा गया है, परंतु हाइकू में जो मान्य है वो फोटो क्लिक वाला पल मान्य है। ये कंठस्थ रखें। 9वां नियम हमें कह रहा है कि दो बिंब का सृजन हाइकू में कर रहे हैं, उन दोनों बिंब की स्पष्ट पहचान बनाकर पाठक को सीधे अपनी मार्मिकता की ओर ले जाने हेतु उन दोनों के मध्य में कटमार्क, योजक चिन्ह या डैश डैश डैश, जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करना चाहिए।
वह योजक चिन्ह डैश 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 या कटमार्क भी कहा जाता है, यह अत्यंत आवश्यक है। हमारी विधा का, हाइको विधा का 10वां नियम हमें क्या दिशा निर्देश दे रहा है, इसे समझते हैं। 10वां नियम कहता है, हमारे द्वारा रचित रचना के दोनों बिंब ऐसे रचे जाएं कि वे एक दूसरे के पूरक न होकर कारण और फल न बने। कारण और फल पर गत कक्षा में भी चर्चा की गई है, यहां मैं एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि आप किसी भी संदेह की स्थिति में न रहें। कर्ज व फांसी किसान के समक्ष डैश 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 कटमार्क योजक चिन्ह प्रथम 12 वर्ण में प्रथम बिंब है, अंतिम 5 वर्ण में द्वितीय बिंब ओले की वृष्टि। इस कृति में क्यों का प्रश्न लगाकर देखते हैं, जिससे हमें कारण और फल प्राप्त हो जाएगा। प्रथम बिंब कर्ज और फांसी किसान के समक्ष, यहां क्यों लगाकर देखते हैं। कर्ज व फांसी किसान के समक्ष, क्यों? ओले की वृष्टि, बिल्कुल सही, ये कारण फल ही है। दूसरी तरफ से लगा के देखते हैं, ओलावृष्टि, क्यों? कर्ज व फांसी किसान डैश डैश डैश, जो आप समझते हैं लिखा गया है, यह कारणफल है। 9वां नियम हमें क्या दिशा निर्देश देता है, उसे भी सुनते हैं। रचना में बिंब या शब्द का दोहराव नहीं होना चाहिए, अर्थात दो बिंब जो हम अपनी रचना में ले रहे हैं, उन दोनों बिंब में से किसी में भी भाव या शब्द का दोहराव वर्जित है। छोटी सी रचना है, लघु रचना है, केवल सीमित वर्णों की रचना है, 17 वर्णों की रचना है, इसमें भाव और शब्दों का दोहराव वर्जित समझना चाहिए, समझना होगा, जिससे हाइकू की सुंदरता बनती है। अग्रिम नियम हमें क्या कहता है, 12वां नियम, जिसके अनुसार हमें लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कृति में तुकबंदी न बन जाए। इस पर भी पूर्व कक्षा में चर्चा की गई है, यहां मैं पुनः एक उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहा हूं। उदाहरण देखें, प्लेन से रंगा आकाशीय तिरंगा डैश 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 कटमार्क योजक चिन्ह चंदन खंबा। इस तरह अंतिम अक्षर का उच्चारण सम न हो कि वह तुकांत बन जाए, ऐसी सृजनता हाइकू में मान्य नहीं है। ये सदैव कंठस्थ रखें, तुकबंदी नहीं बनानी है। 13वां नियम हमें कहता है कि 5 और 12 के जो दो बिंब बनते हैं, उन दोनों बिंब में से 5 वर्ण वाले बिंब में क्रिया, क्रियापद और विशेषण नहीं होना चाहिए। इसमें एक पल की अनुकृति प्रयोग में ली जा सकती है। क्रिया के बारे में पहले बताया जा चुका है, बचा यहां पर नियम विशेषण का प्रयोग वर्जित है। इसको आप देखिए और समझिए। नीला आकाश डैश 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 कटमार्क योजक चिन्ह प्रथम बिंब बन गया। द्वितीय बिंब लिखा, रात के अंधेरे में टिमके तारे। इस कृति में आपको दोनों ही पंक्तियों में विशेषण दिखाई देंगे। प्रथम पंक्ति में आकाश की विशेषता नीले रंग से ली गई है और द्वितीय बिंब में रात अंधेरी ही होती है, तो इसे अंधेरी कहने की आवश्यकता नहीं, तथा तारे टिमटिमाते ही हैं, उन्हें टिमटिमाते हुए लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही इनकी विशेषता है। ध्यान रहे, किसी भी शब्द का प्रयोग करें, उसकी विशेषता का उल्लेख न करें। यह स्वयं में पूर्ण रहता है, इसलिए विशेषण हाइकू में अमान्य है। सदैव कंठस्थ रखिएगा, विशेषण हाइकू में अमान्य है। 14वां नियम हमें कहता है कि 12 वर्ण
वो प्रथम 12 वर्ण भी हो सकते हैं या अंतिम 12 वर्ण भी। इन 12 वर्णों की 2 पंक्तियों का भाग ऐसा होना चाहिए कि वह एक ही वाक्य बने। 7 और 5 आपस में मिलकर पूर्ण वाक्य बने, ऐसा बिंब निर्मित करें। अतः किसी भी एक 5 वर्ण का हिस्सा 7 वर्ण के हिस्से से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि वह एक पूर्ण पंक्ति बनकर दर्शाए। 15वां नियम हमें कहता है, इसे हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा गलती हाइकु लेखन में होती है तो वो यहीं होती है। बिना बिंब के केवल वर्तनी न हो। हमारी कृति में कथन नहीं होना चाहिए। पूर्व की कक्षा में भी ये बात कही गई है और आज फिर इसे मैं दोहरा रहा हूं। आज उदाहरण भी दूंगा, उदाहरण के माध्यम से आपको समझने में और सरलता बनेगी। वर्तनी नहीं होनी चाहिए, अर्थात इस तरह कथन न हो कि किसी दृश्य या हमारे इंद्रिय आभास का वर्णन न हो। अतः कोई उपदेश या प्रतीकात्मक शब्दों से दूरी बनाकर रखनी है। यह हाइकु में अनिवार्य है। उदाहरण देखें, जैसे मां का प्यार कभी नहीं भूलेगा वो उपकार, ऐसा कथन मात्र न हो। यहां आपने देखा है तुकांत भी है तो भी यह हाइकु नहीं है, तो ये कथन नहीं होने चाहिए। मां का प्यार कभी नहीं भूलेगा, भूलेगा दिखाई ही नहीं देता, तो इंद्रिय बोध की बात है, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अग्रिम नियम हमें क्या कहता है, हमारी जो 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियों की जो ये रचना है, कविता है, हाइकु है, वे तीनों अपने आप में केवल शिल्प में स्वतंत्र हो सकती हैं, परंतु आपस में आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं, उनका गहन संबंध होता है। इस बात को सदैव कंठस्थ रखें कि कभी भी ये भटकाव की स्थिति में नहीं होनी चाहिए। इनका आपस में संबंध गहन रहे और आपस में गुथी हुई हो, आपस में इनका संबंध प्रगाढ़ हो। 17वां नियम, इसके अनुसार किसी जाति, कंठस्थ करिएगा इस बात को, 17वां नियम हमें कहता है किसी जाति, धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष, इनकी चर्चा हाइकु में नहीं हो सकती। इन पर हाइकु नहीं लिखा जा सकता, यह सदैव कंठस्थ रखना है, क्योंकि हाइकु पूर्व की कक्षा में भी बताया है, आज भी कई बार बताया है, पुनः कंठस्थ रखिएगा। हाइकु प्रकृति मूलक रचना है, प्रकृति आधारित रचना है, इसे प्रकृति केंद्रित रचना कहा जाता है। हाइकु की अंतिम मांग जो है उसे भी ध्यान से समझिए। वह है पठन के पश्चात पाठक के मुख से सहज भाव से आह निकले या वाह निकले, आह निकले या वाह निकले, इस प्रकार की रचना उत्तम हाइकु कही जाती है। इस आह और वाह को समझने का प्रयास करते हैं कि वह कौन सा क्षण आह है और कौन सा वाह। एक कृति देखें, आजकल लोगों में अपने ही परिजनों के प्रति स्नेह बहुत कम दिखाई देता है, कई स्थान पर तो यह दिखाई भी नहीं देता। ऐसे परिवेश में जानवर आपस में अन्य जानवर के बालक के साथ, बच्चे के साथ स्नेह प्रेम दर्शाएं और वह दृश्य निसंदेह मन को कहीं ना कहीं छू जाता है। तो ऐसे दृश्य को बांधती हुई एक कृति है मेरी, उसे देखिए। चने का खेत प्रथम बिंब डैश डैश डैश,
कटमार्क योजक चिन्ह। द्वितीय बिंब, घोड़े की पीठ पर कुत्ते का बच्चा। यहां घोड़ा एक कुत्ते के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा रखा है। दोनों में कितना स्नेह होगा यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे वह दोस्ती कहना अति संयुक्ति नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से किसी बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य जैसे कानन पथ, जुगनुओं की आभा झाड़ी रूप में, कृति से स्पष्ट है कि किसी झाड़ी में जुगनुओं की टोली विचरण कर रही है और उनकी टिमटिमाहट अंधेरे में अलग ही आकर्षण बना रही थी। तो वह दृश्य जब दिखाई दिया तो होठों से वाह ही निकलेगी। ऐसे ही अनेकों दृश्य और पल ज्ञान इंद्रियों को छू जाते हैं, स्पर्श कर जाते हैं। ऐसे क्षणों को वाह के क्षण कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत जो हमारे मन मस्तिष्क में दुख का भाव भरे वो आह के क्षण कहलाते हैं। जैसे भीगी पलकें, ढोल गूंज मार्ग पे, पुष्प व लावा। इस कृति के पठन के साथ साथ हमारी कल्पना रूपी पर्दे में किसी शव यात्रा का दृश्य उभर आता है। जैसे लोगों की पलकें नम हैं और पुष्प लावा वगैरह छींटते छींटते शमशान लेकर जा रहे हैं। यह दृश्य जब हमारे समक्ष, आंखों के समक्ष आकृति चलचित्र बनकर उभरता है तो यकीनन यह क्षण काफी दुखद है और आह के क्षण से भरा हुआ कहलाएगा। अर्थात श्रेष्ठ हाइकू में किसी भी सामान्य दृश्य को नहीं लिखा जाता। हमारे अंतरपट को छू जाए ऐसे ही अद्भुत और सामान्य सी दिखने वाली मार्मिकता भरे पलों को पाठक तक पहुंचाने वाली रचना श्रेष्ठ रचना हाइकू कहलाती है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, विश्राम देते हैं और विश्वास जताया जाता है कि आज की कक्षा से आप सभी लाभान्वित होंगे। लिखकर देखें, अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें। ये नियम आपके लिए कितने लाभप्रद हो रहे हैं, होने वाले हैं, कमेंट में अवश्य बताएं।